हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 14 स्टार फिजिक्स। आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 9th का यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर कंप्लीट करेंगे, जो कि यूनिट 1 है आपका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। जैसा कि यहाँ पहला टॉपिक लिखा हुआ है मेजरमेंट। तो मेजरमेंट क्या होता है? मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन ऑफ द गिवन क्वांटिटी विद द नोन एज स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ द सेम नेचर। मतलब ये कह रहा है कि मेजरमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम कंपैरिजन करते हैं किसका, जो क्वांटिटी हमें मेजर करनी है उसका एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी से। जैसे कि हमें अगर 1 kg शुगर चाहिए तो हम क्या करेंगे, जो शुगर लेंगे तो वहाँ पर इस तरह से बने होते हैं, एक यहाँ बना होता है और एक यहाँ बना होता है। तो यहाँ हम 1 kg का वेट रखते हैं, तो ये हमारा क्या है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी है। हमें पता है कि ये हमारा 1 kg का वेट है और इधर हम शुगर डालते रहते हैं और तब तक डालते हैं जब तक कि ये दोनों क्या ना हो जाए, बराबर ना हो जाए। तो मेजरमेंट यही होता है कि हम कंपैरिजन करते गिवन क्वांटिटी का एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी से। साथ में यहाँ पे सेम नेचर लिखा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि अगर आपको एक पेन दे दी जाए और पेन को कहा जाए कि इसको मेजर करो, तो पेन को क्या आप वेइंग मशीन में मेजर करोगे? नहीं, पेन को हम किस में मेजर करेंगे? पेन को हम स्केल में मेजर करेंगे। यानी कि हम जो चीज मेजर करना चाहते हैं उसको उसी के नेचर वाले स्टैंडर्ड क्वांटिटी से मेजर कंपैरिजन करते हैं। जैसे अगर हमें 1 kg राइस चाहिए तो हम 1 kg राइस वेइंग मशीन में मेजर करेंगे, ना कि स्केल से मेजर करेंगे। तो ये था हमारा मेजरमेंट। अब बात करते हैं यूनिट। यूनिट क्या होती है? यूनिट इज द क्वांटिटी ऑफ अ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड विच इज यूज्ड टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अदर क्वांटिटीज ऑफ द सेम नेचर। यानी कि यूनिट जो है वो एक क्वांटिटी, यूनिट इज द क्वांटिटी, यूनिट एक क्वांटिटी है किसका? कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का। मैग्नीट्यूड क्या होता है? जैसे अगर हमने कहीं 2 सेंटीमीटर लिखा है तो ये 2 जो है ये क्या कहलाता है? मैग्नीट्यूड। तो क्या है कि इस कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का जो क्वांटिटी हमें चाहिए वही क्या कहलाती है? यूनिट कहलाती है। जैसे अगर हमें 5 kg चाहिए तो 5 हमारा कांस्टेंट मैग्नीट्यूड और kg हमारा क्या हो गया? क्वांटिटी, कि इतना क्वांटिटी में चाहिए। 5 ग्राम चाहिए तो 5 हमारा कांस्टेंट हो गया और इतना ग्राम, इतनी क्वांटिटी में हमें चाहिए, तो ये कहलाता है हमारा यूनिट। तो क्या लिखा है? 10। नेक्स्ट हमारा क्या लिखा है? द रिजल्ट ऑफ द मेजरमेंट ऑफ अ गिवन फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ यूनिट एंड न्यूमेरिकल वैल्यू। यानी कि दी हुई फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट की। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू इंटू यूनिट। देखिए नोट्स तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, अभी आप समझिए क्या चीज़ है। जैसा कि आप हमारे एक प्रीवियस लेक्चर भी जाकर के देख सकते हैं जहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हमने समझाया है कि हमें फिजिकल क्वांटिटी लिखने के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट दोनों की ज़रूरत कैसे पड़ती है। वो काफ़ी डीप वीडियो है, यहाँ पे भी एक्सप्लेन करते हैं। सपोज करिए आपको घर से भेजा जाए, आपको कहा जाए कि 5 kg 5 kg राइस ले आओ। अब आप शॉपकीपर के पास जाके कह रहे हैं हमें 5 राइस चाहिए, यानी कि आप क्या बता रहे हैं? सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू बता रहे हैं। तो शॉपकीपर जाहिर सी बातें नहीं समझ पाएगा, वो पूछेगा 5 क्या, क्योंकि यूनिट हमारी ग्राम भी हो सकती है, किलोग्राम भी। हमें कितना चाहिए, क्विंटल चाहिए, कितना चाहिए। यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू सिर्फ बताने से काम नहीं चलेगा, हमें यूनिट भी बताना है। या इसका रिवर्स बात करें कि हम जाकर के शॉपकीपर से कहें कि हमें kg राइस चाहिए, तो भी ऑब्वियस सी बात है, वो पूछेगा kg कितना भाई? 1 2 3 4 कितना kg। यानी कि अभी हमने यूनिट बताया था, अब वो हमसे न्यूमेरिकल वैल्यू पूछ रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को बोलने के लिए या बताने के लिए या चाहिए जो भी, उसके लिए हमें न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। अब बात करें यूनिट को कैसा होना चाहिए, तो यूनिट शुड बी ऑफ कन्वीनियंट साइज। यानी कि यूनिट हमारी साइज में कन्वीनियंट होनी चाहिए। जैसे सपोज करिए कि आपको एक पेन की लंबाई नापनी है तो आप उसको सेंटीमीटर स्केल से नाप सकते हैं। अब आप क्या करें, हायर यूनिट ले लें, लाइक मीटर स्केल ले लें, तो कोई ज़रूरत नहीं थी। यानी कि यूनिट हमें एक कन्वीनियंट साइज की चाहिए, जिस तरह का हमारा सामान होगा हम उस हिसाब से वो यूनिट स्केल चूज करेंगे। इट शुड बी पॉसिबल टू डिफाइन द यूनिट विदाउट एनी एम्बिग्विटी। एम्बिग्विटी मीन्स परेशानी, बिना किसी परेशानी के हमें यूनिट को ईजिली डिफाइन करना हमें पता हो। जैसे कि अगर हम कह रहे हैं कि ये हमारा 2 सेंटीमीटर है, तो कैसे हमने कह दिया कि ये 2 सेंटीमीटर है, ये हमें बताना है। वेल डिफाइन होनी चाहिए यूनिट। जैसे कि अगर अब हमसे कोई कहे कि
एक टेबल है, बताओ कितना लंबा है। तो अब हम उसे ये ना कहें कि लाइक हम अपने पाम से उसको मेजर करके हम कह दें 5 पाम है कि इतना इस टेबल की लेंथ है। तो भैया ये तो हर किसी का डिफरेंट होता है, किसी का पाम बड़ा होता है, किसी का पाम छोटा होता है। तो ये वेल डिफाइंड नहीं है। वेल डिफाइंड अगर हम उसको ये कह दिए कि वो टेबल की लेंथ है 2 मीटर, तो ये हमारा क्या हो गया, मीटर हमारा वेल डिफाइंड है। इसलिए यूनिट शुड बी पॉसिबल टू डिफाइन दी विदाउट एनी एम्बिग्विटी। इट शुड नॉट चेंज विद स्पेस एंड टाइम, यानी कि स्पेस और टाइम के साथ इसको नहीं बदलना चाहिए। जैसे कि अभी हमने मान लीजिए 2 मीटर कपड़े लिए और अभी हम मान लीजिए यहाँ दिल्ली में बैठे हैं और अब हम यहाँ से चले जाएं अमेरिका, तो वो 2 मीटर कपड़ा या 4 मीटर हो जाए या फिर 1 मीटर हो जाए, तो ये नहीं होना चाहिए क्योंकि फिर वो दिक्कत क्रिएट करेगा। या अभी गर्मी है तो ये 2 मीटर है, कल को ठंड हो जाए तो ये 2 मीटर आपका सिकुड़ के 1 मीटर हो जाए, तो भी आपके लिए ये काम नहीं करेगा। यानी कि जो भी हमारी यूनिट होनी चाहिए वो चेंज नहीं होनी चाहिए स्पेस और टाइम के साथ। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट। तो यूनिट हमारे 2 टाइप के होते हैं, एक होता है फंडामेंटल और बेसिक, दूसरा होता है डेराइव। फंडामेंटल या बेसिक यूनिट की बात करें तो फंडामेंटल का मतलब क्या होता है, रूट, जड़। तो क्या जड़ किसी पे डिपेंड करता है? नहीं, पूरा पेड़ जड़ पे डिपेंड करता है, लेकिन जड़ किसी पेड़ पे डिपेंड नहीं करता है। तो वो यूनिट जो किसी पे भी डिपेंड नहीं करती है, वो सेल्फ के लिए ही इनफ है, वो क्या कहलाता है, फंडामेंटल और बेसिक यूनिट। जैसा कि यहाँ लिखा है, अ फंडामेंटल और बेसिक यूनिट इज दैट विच इज इंडिपेंडेंट of any other unit or which can neither be changed nor be related to any other fundamental unit. The unit of mass, length, time, temperature, current, luminous intensity and amount of substance are independent of each other. यानी कि ये सारे क्या है, independent है। तो ये सारे हमारे fundamental या basic unit है। अब बात करें डिराइव्ड यूनिट। तो डिराइव्ड यूनिट वो यूनिट होती है जिसको हम डिराइव करते हैं, हम लाते हैं। तो 2 या 2 से ज्यादा फंडामेंटल यूनिट का यूज करके जब हम एक यूनिट बनाते हैं तो उसे हम कहते हैं डिराइव्ड यूनिट। लिखा हुआ है, डिराइव्ड यूनिट आर दोज विच डिपेंड्स ऑन द फंडामेंटल यूनिट्स और विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द फंडामेंटल यूनिट्स। जैसे आपसे कह दिया जाए कि डेंसिटी की यूनिट बताइए, तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास हमारा क्या है, या फिर अभी इसको रहने देते, पहले हम अगर देखें वॉल्यूम की क्या होती है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। लेंथ, ब्रेथ, हाइट ये सारे हुए, या डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, इन सब की यूनिट होती है मीटर। तो लेंथ हमारा एक फंडामेंटल यूनिट है, ब्रेथ भी, क्योंकि ये सारे एक हमारे फंडामेंटल यूनिट है। तो हमने मीटर इंटू मीटर लिखा, कितना आ गया, मीटर क्यूब। कितने फंडामेंटल यूनिट हमने यूज किए, 3 फंडामेंटल यूनिट, और ये तीनों मिला के क्या बन गया, मीटर क्यूब। ये हो गया हमारा डिराइव्ड यूनिट। अब यहाँ मास अपॉन वॉल्यूम की बात करें तो मास की यूनिट केजी, वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब। एक फंडामेंटल यूनिट केजी है, ये मीटर क्यूब है, यानी कि 2 से ज्यादा फंडामेंटल यूनिट मिलके क्या बना दिए, डिराइव्ड यूनिट। यहाँ एग्जाम्पल जैसे लिखा हुआ है, फॉर द मेजरमेंट ऑफ एरिया वी नीड टू मेजर लेंथ एंड ब्रेथ इन द यूनिट ऑफ लेंथ एंड देन एक्सप्रेस एरिया इन यूनिट विच इज लेंथ इनटू लेंथ। यानी कि एरिया हमारा क्या होता है, लेंथ इनटू लेंथ। तो लेंथ हमारा क्या है, फंडामेंटल यूनिट दोनों ही, तो मीटर इनटू मीटर। कितने फंडामेंटल यूनिट लगे, 2 फंडामेंटल यूनिट मिलके क्या बन गए, मीटर स्क्वायर। तो ये अब क्या हो गया, डिराइव्ड यूनिट। अब बात करें सिस्टम ऑफ यूनिट। तो सिस्टम ऑफ यूनिट 3 यूनिट थे सिस्टम के, MKS, CGS, FPS। एंशिएंट टाइम में लोगों को लगता था कि हमें नापने के लिए सिर्फ 3 चीजों की जरूरत है, एक लेंथ, एक मास और एक टाइम। इससे ज्यादा उन्हें लगता था कि और ऐसी दुनिया में कोई चीजें नहीं जिसको हमें मेजर करना होता है। तो उन्होंने क्या किया, 3 यूनिट बना ली। CGS यूनिट जिसे हम लोग फ्रेंच सिस्टम भी कहते हैं, FPS यूनिट जिसे ब्रिटिश सिस्टम भी कहा जाता है, और MKS यूनिट जिसे मैट्रिक सिस्टम भी कहा जाता है। तो CGS यूनिट में देखिए CGS, तो यहाँ पे हमारा ये होता है लेंथ, ये होता है मास और ये होता है टाइम। तो लेंथ में C कौन सी ऐसी यूनिट होती है, सेंटीमीटर, देखिए C से सेंटीमीटर। मास में हमारी जो यूनिट G से स्टार्ट होती है वो होती है ग्राम। टाइम में जो यूनिट हमारी स्टार्ट होती है S से वो होती है सेकेंड। तो ये हमारा हो गया CGS। इसी तरह अब हम बात करें FPS, लेंथ, मास, टाइम। F हमारा क्या होता है, फुट लेंथ में, मास में हमारा क्या होता है, पाउंड, और टाइम में सेकेंड। सेम ऐसे ही MKS, लेंथ, मास, टाइम। तो क्या है हमारा, ये मीटर, ये किलोग्राम और ये सेकेंड। टाइम की यूनिट हर एक सिस्टम में सेम होती है।
तो अब यहाँ से हमें ये तीनों सिस्टम पता चला। लेकिन जैसे जैसे वर्ल्ड क्या हुआ, मॉडिफाइड की तरफ जाने लगा, तो क्या हुआ, इन टूडेज वर्ल्ड मॉडिफाइड वर्जन ऑफ मैट्रिक सिस्टम इज यूज्ड मोस्टली। यानी कि आज के वर्ल्ड में मैट्रिक सिस्टम का मॉडिफाइड वर्जन हम यूज करते हैं। क्या करते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट, यानी कि एसआई सिस्टम। इन जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर्स हेल्ड इन 1960 रिकमेंड दैट इन एडिशन टू द यूनिट ऑफ लेंथ मास एंड टाइम, यानी कि उन्होंने ये बताई, एक संस्था है जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर्स, उन्होंने 1960 में कहा कि नहीं, सिर्फ लेंथ मास और टाइम ही नहीं, हमें और भी चीज़ों को मेजर करना होता है। जब हमारी फिजिक्स ब्रॉड हुई, साइंस ब्रॉड हुई, तब उन्होंने क्या क्या ऐड कर दिया इस मेट्रिक सिस्टम में, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और अब इस एमकेएस को जब मॉडिफाई किया तो क्या नाम दे दिया, एसआई सिस्टम। तो एसआई सिस्टम में पहली जो क्वांटिटी होती है वो होती है लेंथ, जिसकी यूनिट होती है मीटर और सिंबल होता है स्मॉल एम। इसी तरह सेकेंड क्वांटिटी हमारी मास, यूनिट है किलोग्राम, सिंबल है केजी। नेक्स्ट टाइम, जिसकी यूनिट है सेकेंड और सिंबल है स्मॉल एस। नेक्स्ट है हमारा टेम्परेचर, जिसकी यूनिट होती है केल्विन और सिंबल है कैपिटल के। नेक्स्ट ल्यूमिनस इंटेंसिटी, हुज यूनिट इज कैंडेला, सिंबल इज स्मॉल सी स्मॉल डी। इलेक्ट्रिक करंट, हुज यूनिट इज एम्पियर एंड सिंबल इज कैपिटल ए। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, हुज यूनिट इज मोल एंड सिंबल इज स्मॉल एम स्मॉल ओ स्मॉल एल। फिर आते हैं दो हमारे एक्स्ट्रा जो हम लोगों ने यूनिट को ऐड किया, एक एंगल और एक सॉलिड एंगल। एंगल की यूनिट होती है रेडियन, जिसे हम लोग कहते हैं आरडी, और सॉलिड एंगल की यूनिट होती है स्टेरेडियन, जिसे हम कहते हैं एसटीआरडी। एंगल हमारा क्या होता है कि जब हमने दो लाइन को एक साथ जोड़ दिया तो ये जो बनता है ये कहलाता है एंगल। सॉलिड एंगल क्या होता है, जैसे आप लोग आइसक्रीम की कोन आप इमेजिन कर सकते हैं कि आइसक्रीम की जो कोन होती है उसे नीचे आते आते जो लास्ट में थोड़ा सा बचता है, ये 3D वाला, इसी को हम कहते हैं सॉलिड एंगल। और इसकी यूनिट क्या होती है, स्टेरेडियन, और सिंबल स्मॉल एस स्मॉल टी डैश स्मॉल आर स्मॉल डी। अब बात करें मेजरमेंट ऑफ टाइम एंड बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो इन आवर डेली लाइफ टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। हम लोग जानते हैं कि टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी लाइफ में। वी कॉमनली यूज इलेक्ट्रॉनिक क्लॉक दिस डेज, बट ऑल क्लॉक्स ईदर मैकेनिकल और ऑटोमेटिक वर्क ऑन द बेस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ पीरियोडिक ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम। अब बात करते हैं सिंपल पेंडुलम क्या होता है। अ सिंपल पेंडुलम इज अ हैवी पॉइंट मास नोन एज बॉब। देखिए यही जो है यही क्या कहलाता है, बॉब। नेक्स्ट फिर क्या लिखा है, सस्पेंडेड फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट बाय अ मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। ये किससे लटका हुआ है, ये मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से। हियर अ सॉलिड बॉल मेड अप ऑफ मटेरियल लाइक आयरन और ब्रास। जो बॉल है वो किससे बना हुआ है, या आयरन या फिर ब्रास से। इज सस्पेंडेड बाय अ लाइट बट स्ट्रॉन्ग थ्रेड फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट। द बॉल इज कॉल्ड द बॉब। अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा। लेट्स टेक द पोजिशन ऑफ बॉब एज पॉइंट ओ। अब हम क्या कर रहे हैं कि ओ पॉइंट पे इस बॉब को पोजिशन पे रख दिया। दिस पॉइंट इज ऑल्सो द मीन पोजिशन ऑफ द पेंडुलम। इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, मीन पोजिशन। वेन द बॉब from its mean position O is pulled to one side and released, then we can see that pendulum shows motion and bob moves alternatively on either side of its mean position। जब हमने इसको थोड़ा सा लेके यहाँ पे ऐसे छोड़ दिया तब ये ऐसे ऐसे मूव करने लगा। We can observe that this motion of bob is limited in both the side। हमने देखा कि ये मोशन बहुत लिमिटेड था। ऐसा नहीं कि यहाँ से ला करके हमने छोड़ा तो अगली बार वो यहाँ आकर के रुक रही है और यहाँ आकर के रुक रही है, नहीं, वो यहीं से जाना शुरू करेगी। ठीक है। Here it moves in left and right up to certain points. These points are actual extreme position on either side of mean position. We can take it as a point A। हम क्या कर रहे हैं, इसे एक पॉइंट A मान ले रहे हैं, which is extremely left position, and point B which is extremely right position। तो ये होता है हमारा सिंपल पेंडुलम। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, वो क्या होते हैं, पहला है ऑसिलेशन। ऑसिलेशन क्या है, ऑसिलेशन इज एक्चुअली वन कंप्लीट टू एंड फ्रो मोशन। जब हमारा मोशन कुछ इस तरह से मूव करता है तो इसे हम लोग कहते हैं टू एंड फ्रो मोशन।
ठीक है। तो वन कंप्लीट टू एंड फ्रो मोशन ऑफ बॉब और सस्पेंडेड मास इन एनी टाइम ऑफ पेंडुलम ऑसिलेशन वही होता है जो एक कंप्लीट टू एंड फ्रो मोशन ऑफ बॉब होता है। वी कैन सी इन दिस सिंपल पेंडुलम arrangement bob doing to and fro motion. When this bob does motion from point O to A, then A to B, then B to O. So this motion is O A B O is actually one oscillation. देखिए कभी कभी oscillation बच्चों से पूछा जाए तो वो ये कहते हैं कि यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। नहीं, हम पहले यहाँ से यहाँ जाते हैं, फिर यहाँ से यहाँ आते हैं, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, इस तरह का पोजिशन होता है। O to A to B एंड B to O। अब बात करें टाइम पीरियड की, तो दिस इज द टाइम टेक एक कंप्लीट ऑसिलेशन करने में जितना टाइम लगता है उसे हम लोग टाइम पीरियड कहते हैं। अब बात करें अगर फ्रीक्वेंसी की, तो एक सेकेंड में जितने ऑसिलेशंस होते हैं उन्हें हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी, यानी कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो वहां से हम एक फॉर्मूला बनाते हैं T इक्वल टू 1/f। नेक्स्ट हमारा एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है? द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉब फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन ऑन ईदर साइड इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, यानी कि ये मीन पोजीशन है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉब फ्रॉम इट्स, ये हमारा मीन पोजीशन, इसके मीन पोजीशन से ऑन ईदर साइड, चाहे इधर चाहे इधर, वो क्या कहलाता है? एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। इसे हम लोग कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। इफेक्टिव लेंथ क्या होता है? इट इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन O फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन S। हियर नोटेबल पॉइंट इज दैट पॉइंट O is always taken at the center of gravity of the bob. The effective length of pendulum is denoted by small l and usually it is taken in unit centimeter. मेजरमेंट ऑफ टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। अब हम टाइम पीरियड कैसे मेजर करें? टू मेजर द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम वी टेक अ पेंडुलम अरेंजमेंट विद बॉब एंड सस्पेंशन स्ट्रिंग। जैसा भी हम लोगों ने ऊपर अरेंजमेंट देखा है वैसे हमें अरेंज करना है। नाउ द बॉब इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन O। अब हम क्या कर रहे हैं? उसको इसके मीन पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस कर रहे हैं एंड इज देन रिलीज्ड, और फिर छोड़ दे रहे हैं। Now it begins to move to and fro about its mean position, यानी कि अब इसके mean position से to and fro motion करना शुरू कर देगी in a vertical plane along with the string। तो हमारा यहाँ से पता चलता है कि जो टाइम पीरियड T है वो स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इफेक्टिव लेंथ। ये है एक्चुअल में फॉर्मूला, स्क्वायर रूट ऑफ इफेक्टिव लेंथ, या फिर T स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल l। फैक्टर्स दैट अफेक्ट द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। तो वो कौन सा फैक्टर है जो टाइम पीरियड को अफेक्ट करता है सिंपल पेंडुलम का? तो हमारा फॉर्मूला होता है T इक्वल टू 2π√L/g। g हमारा क्या होता है? कांस्टेंट, इसकी वैल्यू 9.8 होती है। 2 हमारा कांस्टेंट है, 2 की वैल्यू कभी 3 या 1 नहीं होगी, ऑलवेज 2 होगा। पाई हमारा कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है? 3.14। तो जो चीज़ें कांस्टेंट होती है उन पे कुछ भी डिपेंड नहीं करता है, जो वेरी होती है उन पे तो हम लोग स्ट्रिंग की लंबाई चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से टी जो हमारा है वो सिर्फ और सिर्फ एल पे डिपेंड करता है, इफेक्टिव लेंथ पे। यही चीज़ें यहाँ पर इतने में लिखी हुई है आपके। दूसरा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g डिक्रीजेस विद दी। अब बात करें, अगर हम सिर्फ अर्थ की बात करें तो g की वैल्यू 9.8 ही होगी, लेकिन जब हम एल्टीट्यूड की बात करें तो क्या है कि द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/√g, ड्यू टू विच अ पेंडुलम क्लॉक goes slow when it is taken to mountains or to mines due to decrease in the value of acceleration due to gravity. Time period of oscillation increase, so clock run slower than period areas। यानी कि क्या होगा कि g हमारा कम हो जाता है, कहाँ पर? माउंटेन पे। नेक्स्ट, मास एंड मटेरियल ऑफ बॉब, यानी कि बॉब के मास और मटेरियल दोनों पे भी डिपेंड करता है। द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन डज नॉट डिपेंड ऑन मास एंड मटेरियल ऑफ बॉब और सस्पेंडेड बॉडी, यानी कि ये क्या होता है? इन दोनों पे डिपेंड नहीं करता है। इफ वी टेक टू पेंडुलम्स ऑफ इक्वल लेंथ बट विद बॉब ऑफ डिफरेंट मास और डिफरेंट मटेरियल, देन देयर टाइम पीरियड विल रिमेन सेम। क्योंकि देखिए T इक्वल टू 2π√L/g, यहाँ पे कहीं भी मास या मटेरियल का जिक्र नहीं है, तो हमारा टाइम पीरियड कभी भी मास या मटेरियल पे डिपेंड नहीं करता है। अगर हम सेम लेंथ लें, स्ट्रिंग की 2 स्ट्रिंग ले सेम लेंथ की, और भले बॉब को एक को बड़ा ले ले, एक को छोटा, या एक का मटेरियल दूसरा, दूसरे का मटेरियल दूसरा, तब भी टाइम पीरियड हमारा क्या आएगा? सेम आएगा।
Next, amplitude. The time period of oscillation does not depend on extent of swing on either side, that is on amplitude. यानी कि टाइम पीरियड हमारा एम्पलीट्यूड पे भी डिपेंड नहीं करता है. अब बात करें लीस्ट काउंट. तो द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड इट्स लीस्ट काउंट. यानी कि वो स्मॉलेस्ट वैल्यू जिसे हम मेजर कर सकते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से, वो क्या कहलाता है? लीस्ट काउंट. जैसे अगर हम सेंटीमीटर स्केल की बात करें, देखिए यहाँ पे 0 से 1 के बीच में कितने लाइन्स हैं? 10 लाइन है. 0 से 1 के बीच में 10 लाइन्स हैं. तो अगर हम एक लाइन की वैल्यू पूछे तो क्या हो जाएगा? 1/10 यानी कि 0.1 सेंटीमीटर. तो ये हमारा क्या होता है? लीस्ट काउंट सेंटीमीटर स्केल का. अब इसी तरह आपके अलग अलग इंस्ट्रूमेंट होंगे. लाइक आपको अमीटर दे दिया जाए और यहाँ पे 0, यहाँ पे 5 और 0 और 5 के बीच में आपको 10 लाइन दे दिया जाए और पूछा जाए इसकी लीस्ट काउंट बताओ, तो 0 के बाद क्या आ रहा है? 5 और बीच में कितने लाइन्स हैं? 10. 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 1/2 डिवाइड करेंगे तो 0.5. तो एमीटर की लीस्ट काउंट हो जाएगी 0.5. हर एक इंस्ट्रूमेंट की अलग अलग लीस्ट काउंट होती है और लीस्ट काउंट डिपेंड करता है कि हम अगर जैसे अगर यहाँ पे 0.5 है और हमने रीडिंग लिख दी 2.30, यहाँ डेसिमल के बाद जितने डिजिट है रीडिंग भी हमारी उतनी ही डिजिट आएगी. अगर 2 डिजिट है तो वो वैल्यू गलत है. नेक्स्ट, जीरो एरर. It is a type of error in which an instrument gives a reading when the true reading at that point is 0. For example, needle of ammeter falling to return to 0 when no current flows through it. यानी कि ये एक तरह का वैसा एरर है जब हम उस पर कोई भी रीडिंग ना ले और हमारा जो इनिशियल पॉइंट है वो 0 पे टाई कर जाए, तो वो वहाँ हमारा कोई भी एरर नहीं होता, उसे हम लोग जीरो एरर कहते हैं. जैसे कि अगर हम एमीटर की बात करें, यहाँ पे एक एमीटर लिया हुआ है, यहाँ पे वो होता है हमारा एक एरो बना होता है, यहाँ 0, यहाँ 5, यहाँ 10, 15, 20, इसी तरह से 25 एंड 30 ऐसे होता है. तो अगर ये एरो अगर हम उसको किसी भी सर्किट से कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, करंट हमारी 0 है, तो ये एरो हमेशा 0 पे जाके रुके, इधर या इधर ना आए, तो इसे कहते हैं जीरो एरर. जीरो एरर हमारे दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव जीरो एरर और एक नेगेटिव जीरो एरर. इसे हम आगे की टॉपिक में पढ़ेंगे. जैसे कि यहाँ वर्नियर कैलिपर्स लिखा है. वर्नियर कैलिपर्स क्या होता है? वर्नियर कैलिपर्स क्या लिखा है? वर्नियर कैलिपर्स आर ऑल्सो कॉल्ड स्लाइड कैलिपर्स. इसे हम लोग स्लाइड कैलिपर्स भी कह सकते हैं. इसका इन्वेंशन किसने किया था? फ्रेंच मैथमेटिशियन जिनका नाम पियरे वर्नियर था. और कब? 1631 में. इसका यूज किस किस चीज के लिए किया जाता है? डायमीटर ऑफ स्फेयर, स्फेयर का डायमीटर निकालने के लिए, इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर निकालने के लिए, किसके? हॉलो सिलेंडर के, और स्मॉल बीकर के डेप्थ को निकालने के लिए. इसमें कुछ इनके पॉइंट्स हैं जो यहाँ पे पूरे फिगर में इनमें है. जैसे कि एक आउटसाइड जॉ है जिसे हम लोग एक्सटर्नल जॉ कहते हैं, इनसाइड जॉ ये इंटरनल जॉ. मेजरिंग डेप्थ प्रोब, ये है मेजरिंग डेप्थ प्रोब. मेन स्केल हमारी कौन सी है? तो ये है हमारी मेन स्केल और ये है हमारी वर्नियर स्केल. नेक्स्ट हम बात करें तो रिटेनर. इट इज यूज टू ब्लॉक एंड मूवेबल पार्ट, यानी कि ये है हमारा लॉक करने वाला. The vernier scale slide over the main scale and can be fixed at any position on the main scale with the help of screwed knob. यानी कि वर्नियर स्केल को हम लोग कहीं भी सेट कर सकते हैं किसी भी पोजीशन पे मेन स्केल की, किसके जरिए? स्क्रूड नॉब के जरिए. बोथ जॉज आर पैरेलल टू ईच अदर एंड आर प्रोजेक्टेड ऑन ईदर साइड ऑफ द मेन स्केल टू होल्ड द गिवन ऑब्जेक्ट. दोनों जॉज पैरेलल होते हैं, उन्हें हम क्या करते हैं? किसी भी ऑब्जेक्ट को वहां पे फिक्स करने के लिए उन्हें आगे पीछे हम शिफ्ट करते हैं. द लोअर जॉज आर कॉल्ड आउटसाइड जॉज एंड दे आर यूज्ड टू मेजर द लेंथ ऑफ रॉड, द डायमीटर ऑफ स्फेयर और द एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ सिलेंडर. जबकि जो ऊपर वाला जॉ होता है जिसे हम लोग इनसाइड जॉ कहते हैं, उसका यूज हम किस में करते हैं? हॉलो सिलेंडर या पाइप के इंटरनल डायमीटर को मेजर करने के लिए. In order to calculate the dimension, the given specimen is to be placed between the two jaws. One is fixed jaw and the other is movable jaw. The object is to placed in between the two jaws and is fixed by mean of locking pin. The locking pin is used to tighten the jaws at the given moment. मतलब ये कह रहा कि एक जॉ हमारा ऊपर रहता है ये वाला और एक जॉ ये हमारा नीचे होता है. हम क्या करते हैं? इन्हें बीच में कोई सामान रखा और उसको यहाँ पे जो नॉब होता है उससे हम क्या कर देते हैं? टाइट कर देते हैं. इसका फॉर्मूला क्या होता है? मेजरमेंट इज इक्वल टू द मेन स्केल रीडिंग.
जिसे हम लोग MSR कहते हैं, प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग जिसे हम लोग VSR कहते हैं, और साथ में क्या करते हैं, लीस्ट काउंट का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास जैसे हम जो स्केल मिलेगा हम उसका पहले लीस्ट काउंट निकाल लेंगे, फिर हम क्या करेंगे, देखिए इसकी रीडिंग कैसे निकालते हैं। ये हमारी होती है मेन स्केल रीडिंग और यहाँ कहीं हमारी होती है वर्नियर स्केल रीडिंग। तो हम क्या देखते हैं कि वर्नियर स्केल रीडिंग का 0 मेन स्केल रीडिंग के मान लेते हैं 5 पे मिला, तो हम लिखेंगे 5 प्लस, अब देखते हैं वर्नियर स्केल रीडिंग का और मेन स्केल रीडिंग का कौन सा लाइन बिल्कुल कॉन्साइड कर रहा है। मान लिया हमने यहाँ पे 7 वर्नियर स्केल का 1 2 3 4 ऐसे लाइंस होते हैं, मान लिया 7th लाइन जो है वो मैच कर रही, तो लिखेंगे 7 इंटू, और हमने मान लिया कि इस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट है 0.5। इस तरह से हम रीडिंग निकालते हैं। और वर्नियर स्केल की जो लीस्ट काउंट होती है वो क्या होती है, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। और अभी हमने बताया कि मेन स्केल डिवीजन कैसे निकालते हैं, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 10 है, इनके बीच में अगर 5 खाने हैं, 5 लाइन्स है, तो एक मेन स्केल डिवीजन ये, तो एक के लिए हम क्या करेंगे 10/5, तो कितना आ जाएगा 2। ठीक है, अब लिखा है हाउ टू रीड वर्नियर कैलिपर्स बाय नोइंग द रीडिंग ऑफ मेन स्केल डिवीजन, वर्नियर स्केल डिवीजन and least count, the reading of a specimen can be found and it can be theoretically calculated as follows. If the 0th division of the vernier scale is coincide with the main scale, मान लिया क्या 10 है, then 10 mm is the main scale reading। हमने मान लिया कि जो वर्नियर का 0 है वो मेन के 10वें पे कॉन्साइड कर रहा है, तो ये हमारी क्या होगी मेन स्केल रीडिंग 10 mm हो गई। वर्नियर की बात करें तो हमने यहाँ पे क्या मान लिया है कि जो वर्नियर का 5वां डिवीजन है वो मेन के एक लाइन से बिल्कुल मिल रहा है, तो वर्नियर स्केल रीडिंग हो गई हमारी 5। लीस्ट काउंट कैसे निकलता है, एज वी नो फॉर्मूला 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, और 1 वर्नियर स्केल डिवीजन कितना होता है 49/50 मेन स्केल डिवीजन, यानी कि 0.98 मेन स्केल डिवीजन। तो 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन होता है 0.98 मेन स्केल डिवीजन, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.02 मेन स्केल डिवीजन। ये क्या मिल गई हमें, लीस्ट काउंट मिल गया। तो अभी हम लोगों ने देखा है क्या हम लोग लिखते हैं वर्नियर स्केल प्लस मेन स्केल इनटू लीस्ट काउंट। वर्नियर हमने देखा 10 है, मेन स्केल हमने देखा 5 है, और लीस्ट काउंट कितना आ गया 0.2। इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं 0 एरर पॉजिटिव। 0 पॉजिटिव एरर अगर है तो इसका मतलब ये है कि हमारे इस इंस्ट्रूमेंट में कुछ डिफेक्ट आ गया, और डिफेक्ट कैसा आया है कि ये जो 0 है, जब अगर हमारा इंस्ट्रूमेंट डिफेक्टलेस होगा तो जब हम इन दोनों जॉज को बंद करेंगे तब ये 0 इसके साथ मैच करना चाहिए, तो वो हमारा 0 एरर मतलब एरर फ्री है। लेकिन अगर ये दोनों मैच नहीं कर रहा बल्कि 0 इधर राइट साइड में रुक जा रहा है, तो उसे हम लोग कहते हैं पॉजिटिव 0 एरर। यानी कि अगर हमारी रीडिंग टोटल कितनी होनी चाहिए, अगर 11 है तो ये पहले ही रुक जा रहा है, यानी कि कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे इसमें +1 को जोड़ देंगे, क्योंकि अगर ये देखिए 0 पे ना आके 1 पे अगर आ जाए। इसी तरह निगेटिव हमारा जो है 0 एरर वो क्या होता है, निगेटिव 0 एरर में वेट यहाँ पे मिस्टेक हो गया, निगेटिव 0 एरर में ये 0 सेम इमेजेस यूज हो गई है इधर आके, यानी कि इस 0 से इधर आता है। तो निगेटिव 0 एरर में हम क्या करते हैं, हमारी जो भी वैल्यू आती है देखते हैं कितना इधर आया है, उसको माइनस कर देते हैं। तो आज की क्लास हमारी यही ओवर होती है। आई होप आप लोगों को सब समझ में आया होगा। थैंक यू।